हर दुश्मन सुन ले अपना ईमान लगा है, दांव पे कांशी राम जी का पैगाम लगा है। नहीं बिका है, नहीं झुकेंगे, न झुकने देंगे हम, ये बहुजन सारा लगाओ नारा समता का प्यारा। तो मैं बस स्टैंड पे चले जाने के बाद में ऐसी गाड़ी में बैठ जाता था कि जो गाड़ी उस गांव में हाल्टिंग के लिए जा रही है, यानी कि मुकाम के लिए जा रही है। तो मैं वहाँ चले जाने के बाद में वो गाड़ी जब रुक जाती थी तो वो गांव में मैं पहली बार जाया करता था। तो जाने के बाद में क्या होता था कि उस गांव का जो शेड्यूल कास्ट वाला इलाका है, खासकर भीमनगर हो, तो उसको मैंने बगैर पूछे ढूंढ लेता था, इसलिए कि जो बस्तियां हैं वो जानी पहचानी होती थी। कि समता मूल हो समाज, चाहते थे भीम जी कारवां उसी दिशा से ले चली बहन जी, समता मूल हो समाज। कि वहाँ पर लोगों ने 2-2 रुपये 1-1 रुपया दिया वाला मेरे पास आज भी है। और यकीन जानो वो पैसा जब हैंड ओवर हम बामसेफ को करते थे तो इतना अच्छा लगता था। वो सारा पैसा जो है ना तो जमा होकर उससे सेक्टर वाइज कैंप लगते थे। तो जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र की धरती में हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। बता दें कि औरंगाबाद जो जिला है वो बड़ी ऐतिहासिक भूमि है। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने यहाँ से अपना मिशन मूवमेंट की यहाँ पर भी शुरुआत की। यहाँ पर शैक्षणिक आंदोलन की अगर बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की, तो वो तमाम चीजें इस औरंगाबाद की भूमि को मिली हुई हैं। वो सारी चीजों से यहाँ ये लिप्त है औरंगाबाद। बाबा साहब का पूरा अम्बेडकरिज्म और एजुकेशनल मूवमेंट यहाँ से लगा हुआ है। और ऐसे में इस मूवमेंट से कई लोग इन्फ्लुएंस हुए और होकर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है समाज को। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम साहब ने महाराष्ट्र में काफी काम किया और उसके बाद कई लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब की तर्ज पर सब कुछ अपना निछावर करके समाज के अंदर प्रबोधन करने का, अवेयरनेस फैलाने का लगातार काम किया है। तो ऐसे ही हमारे साथ एक साथी है योगीराज आनंद जी, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। कई सालों का इनका अनुभव है बहुजन मूवमेंट का और लगातार लोगों के साथ बातचीत, जन जागृति, प्रबोधन, तमाम अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन्होंने समाज को अपना योगदान दिया है। आज इनसे बातचीत करेंगे मिशन मूवमेंट को लेकर, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर और तमाम अलग अलग बातों को लेकर, इनके पर्सनल लाइफ को लेकर भी। तो बहुत बहुत स्वागत है योगीराज जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। जय भीम, बहुत अच्छे हैं आप। ने जो परिचय दिया है इतना तो काबिल मैं है नहीं, फिर भी आप जो भी बहुजन मूवमेंट की जो बात कर रहे हैं तो उस बहुजन मूवमेंट में हर किसी को अपना अपना योगदान देना चाहिए। जो भी फूले शाहू अम्बेडकर के मूवमेंट से प्रभावित है उन लोगों को जैसे पे बैक टू सोसाइटी होता है, उस तरह से मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति का वो कर्तव्य है कि हम अपने महापुरुषों के आंदोलन को गति देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ट्रेजर और टैलेंट, जैसे माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे, वैसे हर किसी ने देना चाहिए, ज़रूरी है। योगीराज जी, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे, क्योंकि मिशन मूवमेंट से जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर जब इंट्रोड्यूस होते हैं पहली बार, तो एक टर्निंग पॉइंट होता है। उसके बाद ही हम ये फैसला कर पाते हैं कि हाँ, ये हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य होना चाहिए या फिर इस उद्देश्य के लिए हमने जीना चाहिए। ऐसे तो कई उद्देश्य होते हैं, लेकिन मिशन मूवमेंट को कहो या फिर सामाजिक आंदोलन को अपना मकसद बनाना, ये आसान काम नहीं है। तो ये क्या ऐसा हुआ, कोई टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आया कि आपको लगा कि नहीं, इस आंदोलन के लिए हमने सर्वस्व देना चाहिए? क्या ऐसा कुछ हुआ इतिहास में? पहले तो ऐसा हुआ कि मैं पढ़ने की आदत मुझे पहले से थी और ये बात 94 की है कि 94 में मैं जब बाबा साहब की किताबें पढ़ रहा था तो उस वक्त में एक बाबा साहब का जो लाइन है तो वो मेरे पढ़ने में आया था कि जो लोग, ये सारे बहुजन समाज के जो छीने हुए हक और अधिकार हैं, ये जब तक उन्हें पूरी तरह से वापस नहीं मिलते तब तक जो लोग अपने मान अपमान को
न देखते हुए, धूप छाँव को न देखते हुए, भूख प्यास को न देखते हुए अपनी जवानी कुर्बान करेंगे, ऐसे लोग धन्य हो। ऐसी एक लाइन बाबा साहब की मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि मैंने काम करना चाहिए। तो हम देहात में उधर परभणी डिस्ट्रिक्ट में रहा करते थे, जिंतूर में। तो वहाँ पर धार्मिक काम का बहुत ज़्यादा अभाव था, तो मैं पहले से धार्मिक काम से चालू हुआ और फिर धार्मिक काम में करता वो 2-3 साल हो गए होंगे। तो 97 की बात है, 97 या शायद 98 की, माननीय कांशीराम साहब की एक रैली थी जो आज़ाद मैदान बम्बई में हुई थी। मैं मेरे मौसी की तरफ गया था और वहाँ के जो हमारे मौसा है, उन्होंने मुझे ऐसे ही चले बोले अपन जाकर देख के आते हैं। तो मैंने जाकर जब देखा तो वो तेजपुंज जो हैं, तो सुनने से पहले मैंने माननीय कांशीराम साहब को देखा और जब सुन लिया तो एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगा वहाँ पर, कि जो सटीक बात जो इतने सालों से मैं पढ़ रहा था मगर समझ में नहीं आ रही थी, वो साहब ने इतने सहजता से अपने वाणी से बहुजन को चेताते हुए, जगाते हुए, और जिस मैं मराठी में हूँ, महाराष्ट्र से हूँ, तो एक लाइन इधर कही जाती है, बिंबीच्या देठापासून। तो जिस भाव से उन्होंने वो बात रखी थी, वहां पर मैं पूरी तरह से कन्विंस हो गया, वहां से लेकर तो आज तक। क्या उम्र रही होगी आपकी? देखिए, मेरी पैदाइश 73 यानी कि 73 की है, तो 94 में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 साल का होगा और आज मैं रनिंग 51 यानी कि 50 साल हो गए। 30 साल की पूरी उम्र बहुजन मूवमेंट को देकर भी अभी भी जी नहीं भरा। क्या कैसा सफर रहा? मतलब अब तो कांशीराम साहब मिल गए, फिर उसके बाद आप बामसेफ से जुड़े, DS4 से जुड़े या बसपा से जुड़े, या फिर और क्या ऐसा लगा कि इस मिशन मूवमेंट के लिए कैसे कैसे योगदान दे सकते, क्या क्या कंट्रीब्यूट दे सकते, कैसे किया आपने? तो वो बात जब समझ में आ गई कि प्रसार और प्रचार से ही होगा, तो फिर हमने एक कैंप डिस्ट्रिक्ट में परभणी में लगा था। उस परभणी के कैंप को जब हम गए और वहाँ उस कैंप को सुन लेने के बाद में उसका थीम और माननीय कांशीराम साहब का जो मकसद था, वो दोनों भी समझ में आ गया कि प्रसार और प्रचार से होगा। तो फिर हमने क्या किया कि 2000 के दशक में शायद 1990 से लेकर 2000 के दशक में हमने एक प्रयोग करके देखा कि हम देहातों में जाते थे, जो बस्तियां थी, शेड्यूल कास्ट की जितनी भी बस्तियां थी, वहां पर जाकर फूले शाह अम्बेडकर की विचारधारा को जब हम बोलते थे, तो मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो पैसे ऐसे की तो कुछ खास ऐसी कमी नहीं थी, मगर मैं जब जाता था और मेरी पढ़ाई ऑलरेडी ये फूले शाह अम्बेडकर विचारधारा को मूवमेंट की जो पढ़ाई होती है, तो उसमें कुछ कमी नहीं थी। वो बहुत सारा जखीरा मेरे पास होने की वजह से मैं ठीक तरह से वहां पर उन लोगों को बोला करता था। जब मैं बोलता था तो लोग अपने आंसुओं को जो है ना रोक नहीं पाते थे, और जब वो भावनिक हो जाते थे तो वो पैसे भी देते थे। तो फिर पैसे देते तो मुझे बड़ा बुरा लगता था, यार ये पैसे क्यों दे रहे, ये तो मेरी ड्यूटी है। तो फिर मैं आकर, हमारे सर हैं लोमेश अंभोरे सर, जो बहुत योगदान उनका, उनके बीवी भी, वो भी, और बहुत सारी हमारी बामसेफ की टीम रही वहाँ पर, विलास कांबळे सर, देवानंद जी सावंत, प्रकाश जी गवई सर, बहुत सारे हमारे बनपुरे हो, किशोर नेटके हो, ये सभी लोगों ने मिलकर एक टीम तैयार की बामसेफ की थी। और फिर वो बामसेफ की टीम ने जब एक प्रोग्राम रखा, कि वो प्रोग्राम ऐसे कि कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं, ये प्रोग्राम ऐसे कि हम जाकर जन जन तक जाकर ये इस विचारधारा को फैलाते हैं। तब तक जिला की टीम आकर हमको भिड़ गई थी और उन्होंने सेक्टर और बूथ की जो बात है हम उस पर पहले ही क्लियर कर दी थी। तो उस सेक्टर और बूथ को बांधने के लिए तो वो सारे लोग लग गए, मगर मैं नहीं, क्यों तो मैं जो है ना, मैं जाकर लोगों को जाकर फूले शाह अम्बेडकर बोलता था ना, तो अपने आप जुड़ जाते थे। फिर प्रकाश गवई सर और ये लोमेश अंभोरे सर ने कहा कि देखिए योगीराज जी, कि ये जो लोग पैसे दे रहे हैं ना, तो ये पैसे उस मूवमेंट को दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे। ये मूवमेंट बना रहे, ये मूवमेंट चलता रहे, आपका भी फ्यूल चलता रहे, इसके लिए दे रहे हैं। तो एक काम कीजिएगा कि एक रजिस्टर या काफी ले लीजिए, और जो लोग दे रहे हैं उनका नाम और वो जो पैसे दे रहे हैं उसके आंकड़े वहां पर लिख के रखिए। तो वो जो 2000 की या हाँ 2000 के दशक में या 2002 तक की जो रजिस्टर है, आज भी मेरे पास है।
कि वहाँ पर लोगों ने 2-2 रुपए, 1-1 रुपया दिया वाला मेरे पास आज भी है। और यकीन जानो वो पैसा जब हैंड ओवर हम बामसेफ को करते थे तो इतना अच्छा लगता था। वो सारा पैसा जो है ना तो जमा होकर उससे सेक्टर वाइज कैंप लगते थे। साहब के साथ आप एक बार पहली बार तो आए थे इंट्रोडक्शन में, जब पहली बार आपने उनसे कैडर में, उसके बाद आप लगातार इस मिशन मूवमेंट में लगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में भी आ गए होंगे, तो और कई बार ऐसे उनसे मिलने का मौका मिला था? नहीं, साहब को बस उसी वक्त मिलने का मौका मिला और उसके बाद में फिर साहब तो बहुत जगह पर जाते रहे। एक मौका आया था यहाँ पर अपने अकोला के अंदर, और हम जाने भी वाले थे, मगर वहाँ से पूर्णा से जो ट्रेन जाती है, तो पूर्णा से ट्रेन जाने वाली, हम पूर्णा तक चले गए थे, परभणी से लेके पूर्णा तक। और हुआ ये कि हम परभणी से पीछे एक पिंगली नाम का गांव है, वहां तक पहुंचे होंगे, तब तक वो ट्रेन निकल गई थी। और फिर हम जाने के बाद में पता चला कि अगर ये ट्रेन चली गई तो फिर इधर से जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रोड का भी काम चालू था। और फिर हमको दूसरे रूट से जाने के लिए, उस वक्त में फ़ोन वगैरह की ज़्यादा कुछ सुविधाएं नहीं थी, तो हमारे साथ एक गोपीनाथ जी कांबळे बोल के थे, जो इंजीनियर है, तो उन्होंने अपना नेटवर्क लगा के वहाँ पर एक एमएससीबी के कार्यकर्ता थे, उनके पास फ़ोन डायल किया और पता लगा, तो बोले 2 घंटे में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे में प्रोग्राम चालू हो जाएगा। और आप कहाँ हो? तो बोले हम पूर्णा में। तो बोले वहाँ इतने दूर नहीं पहुँच सकते। तो फिर हमको बड़ा बुरा लगा कि नज़दीक आकर साहब की दूसरी मुलाकात नहीं हो सकी हो, ऐसा। देखिए, अब जैसे हम सोशल मूवमेंट की बात करते हैं तो हम एक किसी उद्देश्य के लिए ही काम करते हैं। वैसे तो कांशीराम साहब से जो भी कोई पहली बार मिला, हम लगातार पूरे देश में घूमते हैं योगीराज जी, तो एक अनुभव भी हम ऐसा शेयर करना चाहेंगे। तो राजस्थान की घटना है कि राजस्थान के किसी एक गांव देहात में कोई कार्यकर्ता रहे होंगे, उनसे मिलने के लिए कांशीराम साहब जा रहे थे, तो उनका बेटा स्कूल से जा रहा था, 5वीं 6वीं में होगा, और उसी को पूछा कांशीराम साहब ने कि भाई ओपी भैरवा जी उनका नाम था, बामसेफ के पुराने साथी, उनका घर कहाँ है? उन्होंने कहा कि हम उनके बेटे हैं, आपको लेकर चलेंगे। 5 मिनट वो बच्चा जो है कांशीराम साहब के संपर्क में आया, और संपर्क में आने के बाद आज वो मिशन मूवमेंट में आज भी काम कर रहे, क्योंकि वो कह रहे कि वो 5 मिनट जो है, वो 5 मिनट से ही हम इतना इन्फ्लुएंस हो गए या फिर इतना प्रभावित हो गए कि वो आज भी मिशन मूवमेंट के लिए देने के लिए तैयार हो गए। तो आपका भी जो संपर्क आया, पहली बार आया या फिर जितने बार भी इनडायरेक्टली भी आया होगा, तो ये बताता है कि आप कंट्रीब्यूट करने के लिए जब तैयार होते या फिर सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होते, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो सर, ये इसी के साथ साथ आप जागृति जत्था भी चलाते हैं, प्रबोधन करते हैं गीतों के माध्यम से। क्या सिलसिला है या फिर वो क्या चीज है जो समाज को मिलती है? बड़ा ही अच्छा सवाल आपने किया। मैं कभी ये गीतकार वगैरह नहीं था। स्कूल के ज़माने में जब गैदरिंग वगैरह हुआ करती थी, तो वो उस वक्त में मैं देशभक्ति के वगैरह गीत गाया करता था, तो लोग कहते थे कि आवाज़ तेरी अच्छी है, और मैं पार्टिसिपेट कर लेता था उन प्रोग्रामों में। तो गीत कभी लिखा नहीं मैं खुद। और ये जो सेक्टर बूथ बांधने के सिलसिले में मेरा एक रोज़ाना आदत ही सी बन गई थी कि वहाँ पर जो एक तालुका प्लेस था, तो उस तालुका प्लेस में मैं क्या करता था कि शाम के वक्त में साधारण 4:30-5 बजे के दरमियान मैं बस स्टैंड चला जाता था। वहाँ पर मेरे हाथ में एक थैली हुआ करती थी, उसके अंदर 2-4 रजिस्टर जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हो, और जो नए लोगों को लिखने के लिए नाम हो, तो वो रजिस्टर और वो थैली लेकर मैं बस स्टैंड चला जाता था। बस स्टैंड पे जाने के बाद में जो आखिरी वाली गाड़ी, वहाँ मेरा जो गांव है नेटिव प्लेस वो बीड है, और परभणी जिंतूर वो मेरे पापा का नौकरी वाला गांव था, यानी कि उधर का एरिया मुझे मेरे पहचानत का कुछ भी नहीं था। तो मैं बस स्टैंड पे चले जाने के बाद में ऐसी गाड़ी में बैठ जाता था कि जो गाड़ी उस गांव में हाल्टिंग के लिए जा रही, यानी कि मुकाम के लिए जा रही, तो मैं वहाँ चले जाने के बाद में वो गाड़ी जब रुक जाती थी, तो वो गाँव में मैं पहली बार जाया करता था। तो जाने के बाद में क्या होता था कि उस गांव का जो शेड्यूल कास्ट वाला इलाका है, खासकर भीमनगर हो, तो उसको मैंने बगैर पूछे ढूंढ लेता था, इसलिए कि जो बस्तियां हैं वो जानी पहचानी होती थी। और वहां जाने के बाद में जो विहार होता था, उस विहार पर जाकर कोई भी जो वहां का आदमी हो, या तो उस भीम जयंती का अध्यक्ष को ढूंढकर उसको मैं बोला करता था कि भाई मैं बाबा साहब की बात सुनने के लिए आया हूँ, आप कुछ 10-5 लोगों का इंतजाम करोगे, तो बड़ा खुश हो जाता था। और वो अपने देहात में इतने दूर से तालुका से जब आदमी आता है तहसील से, तो वो खुश हो जाता था, और मेरे सामने 5-25 लोग जमा करके फिर मैं उनको
बोल के मेरी जो प्यास है तो बुझा लेता था, और ऐसा महसूस करता था कि मैं बाबा साहब के खसखस के दाने के बराबर ऋण मुक्त कर रहा हूँ। ऐसा मुझे आज भी होता है। तो एक दफा ये हुआ कि एक लोनार के नजदीक एक गांव है आसोला। तो उस आसोला में एक टी पॉइंट था, वहां पर मैं एक गांव में गया था आसोला नाम के। तो वहां पर पता चला कि ओबीसी वर्ग के ही लोग रहते हैं, एससी का कोई घर नहीं है। तो पता चला कि अब नहीं है तो फिर वापस चलते हैं दूसरे गांव को। तो वहाँ दूसरा भी एक गांव है जहाँ पर पाइकराव नाम के लोग रहते हैं, उम्रत। तो उस गांव के तरफ जाते वक्त तो एसटी चाहिए थी या कुछ साधन चाहिए था। तो वो टी पॉइंट में एक ऐसा ये था थोड़ा सा पर्वत के जैसा, और वहां पर मैंने 2-3 गाड़ियों को हाथ बताया था। शाम ढल चुकी थी, रात के 6 साढ़े 6 बज रहे थे और कोई साधन मिल नहीं रहा था। तो एक जो है मुझे जिधर जाना था उधर से आ रहा था, उसको मैंने बोला कि भाई कोई गाड़ी मिलेगी? तो बोले साहब मुश्किल है, हाँ दूसरी जो गाड़ी है इधर से चलेगी और अब इधर से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, अगर मिल गई तो आपकी लक। और दिन था, महीना भी था ऐसे जनवरी दिसंबर का था, और रात पक्की याद है कि अमावस्या की थी, क्यों तो उस रात भर में नहीं क्या चांद आया नहीं था। तो मैं उस पूरी रात उस टीले के ऊपर, वो पर्वत है उसके ऊपर बैठ के, कुछ भी दिख नहीं रहा था, मोबाइल वगैरह तो कुछ उस वक्त में समय नहीं था। तो उस वक्त में भी क्या करें, ऐसे सोचकर मैंने क्या किया कि दिख कुछ नहीं रहा था, ऐसे हालात में मैंने पेन निकाला और पूरी रात जो है ना, तो उधर क्या करते थे लोग, वो ये आते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोले आते हैं ना, जंगली जानवर। तो वो जंगली जानवर तड़स होते हैं, वो तुम्हारे चीते होते हैं, बिबटे होते हैं। तो ये ऐसे टाइप के जानवर भी इधर आते, तो वो एक डर भी था, पर यह कुछ भी नहीं था, भूखा भी मैं था। तो ऐसे में मैंने वो कापी लिया, दिख तो कुछ नहीं रहा था मुझे, और दिख नहीं रहा था। तो उस वक्त में इतने पीरियड में मैंने जिनको अच्छी तरह से महसूस किया था, पढ़ा था, वो थे क्रांतिवा ज्योतिबा फूले। तो उनके हवाले से एक लाइन याद आ गई और मैंने वो लाइन को लिखा, और लाइन को लिखा, फिर बाद में दूसरी याद आ गई, उसको लिखा, तीसरी लाइन आ गई, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो 2004 के, मतलब पहली बार लिख रहे थे आप? पहली बार 2004 के जनवरी की रात थी, अमावस्या की रात थी। तो उस दिन मैंने एक गीत लिखा, क्रांती बाचा क्रांतीचा भिडवा नभाला आवाज, झाल्या सावित्रीच्या मुक्ता घरोघरी आज। तो वो 2 लाइन बना लिया, और उसके बाद में मैंने इतना बढ़िया जो गीत बनाया वो, तो उसके अंदर के जो मिसरे हैं कि मनुवादी ही सारी व्यवस्था यावी ध्यानी आणि व्हावा बहुजन शिकून पुरता ज्ञानी, अंधश्रद्धेला हो मारावी त्यानं लाथ, जीर्ण रूढीची जुनाट झालेली कात, द्यावी जुगारुण अशी त्यानं आणि लुटावं समतेचं सोनं, आशा समतेचं गाताना गाणं, झोपलेला हा करावा जागा समाज, क्रांतीबाचा क्रांतीचा भिडवा नभाला आवाज। ऐसे 2-3 मिसरे मैंने बना दिया, और उसके बाद में मैंने न जाने मूवमेंट के ऊपर कितने गीत लिखा। फिर वो माननीय कांश्याम साहब के लिए भी लिखा कि समता साहब के लिए क्या लिखा आपने? तो गीत था वो, शाहू फुल्याचं स्वप्न बाभिमाचं साकार करण्या, बहुजन निघाला तो पहा, कांशीराम चालला, ऐसे एक लाइन में था वो। तो मैं उसको गुनगुनाते बताऊंगा आपको। दूसरा वाला था एक कि समता मूल हो समाज, चाहते थे भीम जी, कारवां उसी दिशा से ले चली बहन जी, समता मूल हो समाज। तो ऐसे बहुत सारे गीत जो है ना, मैंने बहन जी के ऊपर हो, माननीय कांश्याम साहब जी के ऊपर हो, कांश्याम जी के के हवाले से मैंने मांगने वालों ऐसी गाना लिखा था, मांगने वालों छोड़ो गुलामी, मांगने वालों छोड़ो गुलामी, बन जाओ देने वाला, जो साहब ने हमको मैसेज दिया था कि हमको देने वाला, मांगने वालों छोड़ो गुलामी, बन जाओ देने वाला, यही कहता है ये जय भीम वाला, कह के मैं कांश्याम साहब की तरफ हाथ बताकर ये तो ऐसे बहुत सारे गीत जो उस वक्त में। एक खास बात आपको मैं मेरा ड्रॉबैक बताना चाहूंगा, मैं जब मंच पे जाता हूँ ना, तो ऐसा बिल्कुल दिखता नहीं हूँ। ये सारे जितने भी बैठे हैं ये सारे चौंक जाते हैं जब मैं मंच पर बैठता हूँ। तो मैं मंच पे जब बैठा हूँ, खासकर प्रबोधन के लिए, व्याख्यान के लिए या कैटर के लिए, तो मैं ऐसे ही होता हूँ, मगर जब मैं गायन के लिए होता हूँ ना, तो अलग से बन जाता हूँ।
क्यों तो वो मेरा जो रोम रोम है ना वो गायन के अंदर डूब जाता है, और मैं उस गायन के माध्यम से फिर लोगों को जो देता हूँ, तो वो हम जिनका शागिर्द मैं अपरोक्ष हूँ, वो वामन दादा कहते थे कि किसी को दर मिला भीम का, किसी को जर मिला भीम का, और मुझे भी कागज की फटी हुई गठड़ी में सर मिला भीम का। तो इस तरह से बाबा साहब की जो बातें हैं, तो वो मान्यवर कांशीराम साहब ने कैसे वहां तक लेकर पहुंचाने की कोशिश की, तो उस माध्यम से मेरा कैंपेनिंग का भी जो जरिया रहा और प्रबोधन का भी जो जरिया रहा, तो वो सारे जरिए में दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, जैसे अलग अलग पार्टी अपने पास जो मनुवादी गांधीवादी है, वो गांधीवादी और मनुवादी पार्टियों के लोग मेरा प्रोग्राम लगाते नहीं हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हो कि मैं सिवाय बहुजन मूवमेंट के कोई गाता नहीं हूँ। जैसे अब आप तो गीतों के माध्यम से बहुत लगातार प्रबोधन करते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि आप कोई ऐसा गीत और वो हिंदी में हो, क्योंकि आपको हमारे चैनल को देखने वाले जो लोग हैं, भले आपका काम महाराष्ट्र में है, लेकिन अब आपको जो है महाराष्ट्र के बाहर लोग देखेंगे, तो अगर कोई आपकी हिंदी रचना हो जो खास हो, आपको लगता हो कि बहुजन समाज को तक वो जाना चाहिए, तो प्लीज हम चाहेंगे कि आप सुनाएं। महाराष्ट्र में हिंदियों की मैं स्पीच करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, मगर हिंदी में जो रचना है तो वो बहुत कम थे। तो महाराष्ट्र में जो कैसा होता है, जो बोली भाषा है, तो वो लोगों को वहाँ पर जाकर बोलना ज़रूरी है। और हाँ, उन्हीं की भाषा में। हम देहातों में जब जाते तो देहातों में ये बात समझते नहीं, मगर शहरी इलाके में जो कुछ गीत मैंने बनाए थे, उसमें एक गीत था कि उसके एक बंद याद आ रहा है कि ये है सारी तुम्हारी कमाई, ये है सारी तुम्हारी कमाई, कौम सोती है तुमने जगाई, ये है सारी तुम्हारी कमाई। तो इस लाइन का जो टाइटल जो था, इसकी जो माननीय कांशीराम साहब की शान में जो हम नारा लगाते हैं कि कांशी तेरी नेक कमाई और तूने सोती कौम जगाई, तो वाकई में कांशीराम साहब ने जो कौम को जगाने का काम किया है, तो उस काम को शहरी इलाके में बताने के लिए ऐसे कुछ 2-4 गीत जो हैं वो मैंने हिंदी में भी बनाए हुए हैं, मगर उनके हेड टाइटल जैसे अभी मैंने आपको बोला इस टाइप से याद आते हैं। बहन जी का जब इस मिशन मूवमेंट में एंट्री होती है, या फिर यूपी के बाहर जब बहन जी को पहचाना जाता है 2009 के बाद, जब साहब उन्हें कहते 2002 के बाद, तो साहब जब उन्हें घोषित करते हैं अपना उत्तराधिकारी, तो उसके बाद भी आप लगातार काम कर रहे थे, तो क्या बहन जी के लिए भी आप जब प्रबोधन कर रहे थे, तो क्या बहन जी के लिए कुछ रचना की आपने? मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको कि मैं जिस एरिया में काम करता हूँ वो ज्यादातर ग्रामीण देहात का इलाका रहा। अब आप जिस चैनल को इंट्रोड्यूस कर रही है, या तो यह चैनल जहाँ पर बताया जाएगा, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर मराठी लोग समझेंगे नहीं। लेकिन अगर बहन जी के लिए अगर आपने मराठी में भी लिखा है, तो हम चाहेंगे कि आप प्लीज बताएं। तो बता रहा हूँ कि मैं मराठी में कैसा है कि मैंने तर्ज जो है उनके गाने की तो ऐसी चुनी है कि जो लोगों को अपनी सी लगे। बहुत ज्यादा वो प्रसिद्ध जो गाने हैं ऐसी, तो एक गाना था, तो मैंने बहन जी के ऊपर बहुत सारे गाने लिखे हैं। उसमें शाहू फुले भीम जी का सपना है अधूरा, सर्वजनों को लिए साथ बहन जी करेगी पूरा, तो लगाओ नारा समता का प्यारा, लगाओ नारा समता का प्यारा। हर दुश्मन सुन ले अपना ईमान लगा है, दांव पे कांशीराम जी का पैगाम लगा है। नहीं बिका है, नहीं झुकेंगे, न झुकने देंगे हम ये बहुजन सारा, लगाओ नारा समता का प्यारा। तो ये वो गीत है जो मैंने बहन जी के स्टेज पर, इसी औरंगाबाद धरती के ऊपर बहन जी आ रही थी, बहन जी ऑलरेडी स्टेज पर थी, मंच पर, और मैंने ये गाना बहन जी के सामने गाया था। हाँ,
मतलब ये भी आपको मौका मिला कि बहन जी के सामने गाने का मौका मिले, तो मतलब ये वो उसके साक्षीदार है, इन लोगों ने सबने सुना है। मराठी में जो ये था गीत था, महापुरुषाच्या स्वप्नाच्या साठी, बाबासाहेबाच्या स्वप्नाच्या साठी, रणांगणात है मायावती जी, रणांगणात है मायावती। तो ये लोक कवि के लोक गायन होने की वजह से ये लोगों को इतना ज्यादा भा लेता है कि जो ग्रामीण देहातों में हमारे जो अज्ञानी लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उन लोगों को बहुत अच्छा समझ में आता है। इसकी जो लाइनें हैं वो बाकी के जो इसमें आती है संगीत के साथ, तो इतना अच्छा लगता है उन लोगों को। और वो जाने अनजाने बहन जी को अपनी बहन जी को अपनी जो छोटे छोटे हैं वो अपनी मसीहा मानकर मूवमेंट के साथ चल देते हैं। सर अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, देश के अंदर सांप्रदायिक मामले ज्यादा चल रहे हैं, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहीं इधर कांग्रेस का भी अपना चल रहा है, भारत न्याय जोड़ो यात्रा चल रही है, कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? ये लोकशाही का जो पवित्र मंदिर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संसद के हवाले से बनाया है, तो इनमें जो चीज़ें चलनी चाहिए वो सारी की सारी संविधान के हवाले से चलनी चाहिए। और रही बात प्रियम्बल की, तो प्रियम्बल एक ऐसी चीज़ है कि उसको वो दर्शाता है कि मराठी में कहावत है कि घराची कळा अंगण सांगते, तो ठीक उस तरह से प्रियम्बल को हम पढ़ लें तो ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान ऐसा ही मानवतावादी, ऐसा ही विज्ञानवादी और न्याय, समता, बंधुत्व से भरा हुआ है। तो एक बात तो यह है कि जब 6 दिसंबर आता है तो वो उसी तारीख को उसको शहीद करने का काम करते हैं, जो ढांचा था उसको। जब यहाँ के महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो हम 1 जनवरी जब आता है तो उसी डेट को वो डैमेज करने की कोशिश करती है, जिस दिन हमने इतना शौर्य वाला दिन बनाया था। और रही बात 26 नवंबर की, तो वहाँ उस वक्त में भी बाबा साहब ने जो संविधान को सुपुर्द किया था, उस तारीख को भी वो डैमेज करते हैं। रही थी बात प्रियम्बल की संविधान के, तो वो तो बताएंगे बहुत शुभ मुहूर्त है, 22 तारीख ही ऐसा है, बहुत दिनों के बाद ये ऐसी घड़ी आती है, मगर वो 22 क्यों आती है, ये शंका हम जैसे लोगों को आनी चाहिए कि भाई हमारे जो रोड मैप्स के जो क्या बोलते हैं उसको, हाई मार्क्स जहाँ पर लगे हैं, रोड्स के स्ट्रीट जो लाइट जो लगे हैं, आज भी उसके उजाले में हम चलते हैं। जैसे भीमा कोरेगांव हो या 26 नवंबर हो, 6 दिसंबर हो, ये सभी जो हमारे महापुरुषों की पुण्यतिथियां हैं, जो उन्होंने किए हुए सभी जो कार्य हैं, उसको मद्देनजर रख या उसको देखकर ही तो आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ने वाली है, ऐसे ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी कसाब को घुसाओ, किसी को एक बोटे या तुम्हारे भिड़े वड़े को घुसा कर, ऐसे करके ये लोग क्या हासिल करना चाहते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप्रदायिक कितने कट्टर है और वो अपने मिशन के प्रति कितने ज्यादा सजग हैं। यानी कि एक भी तारीख वो इधर उधर होने नहीं देते हैं। तो हमारे बहुजन समाज के लोगों को इतना मैसेज मैं देना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस करती है ऐसी यात्रा, तो कांग्रेस को यात्राएं वगैरह करने की जरूरत आन नहीं पड़ी है। ये माननीय कांशीराम साहब की कसम थी कि मैं इनको रास्ते पर लाकर छोड़ूंगा। तो ये तो कांशीराम साहब का सच होता हुआ सपना है कि आज वो दर दर की भीख मांग रहे हैं, इसके लिए भी हमें खुश होना चाहिए। और रही बात राम मंदिर के बाद उनका जो इतना बड़ा बनाया है उन्होंने माहौल, तो वो माहौल नया नया है, ठीक है। वास्तव में जो बात लोगों के दिलों में है वो बहन जी ने खुद कहकर बताई है। एनडीए के साथ भी नहीं और यूपीए के साथ भी नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएगी, उसका प्रयोग हमने किया नहीं, ऐसे नहीं है। लास्ट 2 लोकसभा के इलेक्शन के वक्त में बहन जी ने किया था, मगर अभी इस वक्त में नहीं जाएगी। इन लोगों की जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी से कंप्लीट अलग। यानी कि मैं अक्सर लोगों को बताया करता हूं कि अगर धूप है तो उसके विरुद्ध दिशा में छांव होनी चाहिए, अगर अंधेरा है तो उसके विरुद्ध दिशा में उजाला ही होना चाहिए, अगर प्यास है तो उसके अपोजिट दिशा में पानी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी, अगर रात है तो उसके अपोजिट दिशा में दिन होना चाहिए। तो आज मनुवादी भी हो या गांधीवादी भी हो, ये जिस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं वो व्यवस्था है विषमतावादी।
तो विषमतावाद के समर्थन के ये जो समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले, उसके कंप्लीट अपोजिट अगर आप देखोगे कि विषमता के अपोजिट क्या होता है, तो वो समतावाद का झंडा लेकर बहन जी आपको खड़ी मिलेगी। इसने तो ये आखिरी संदेश के साथ हमारे साथ है योगीराज आनंद जी, जो कि औरंगाबाद की धरती से हैं। और चूंकि जैसे बताया कि यह एक आइडियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल भूमि है और यहाँ पर कई लोगों ने मिशन मूवमेंट के लिए योगदान दिया, उसमें से योगीराज आनंद जी एक शख्स है। और ऐसे हजारों और लाखों लोगों ने कांशीराम साहब से प्रभावित होकर उनके सैक्रिफाइस को, उनके बलिदान को देखकर अपनी जिंदगी भी न्यौछावर करने की ठानी। उन लोगों में से एक नाम योगीराज आनंद जी का है, जिनसे आप बातचीत कर रहे थे, उनसे चर्चा जो कर रहे थे, उनके वैयक्तिक जीवन के साथ साथ सामाजिक जीवन में जो चीजें घटित हुई उन पर बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे थे। क्या सोचते हैं आप, कैसे देखते हैं इन तमाम घटनाओं को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।